हेलो स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा की और आज की क्लास में हम शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। यदि शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो शेरशाह सूरी को एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं, और साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे अनेक विद्वानों द्वारा अकबर का पूर्वगामी कहा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन की। तो शेरशाह का जो केंद्रीय प्रशासन था वो बहुत अधिक केंद्रीकृत था और शासक स्वयं शासन का प्रधान था और राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निश्चय ही मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन वे मुगल कालीन मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार संपन्न नहीं हुआ करते थे। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि वो केवल आदेशों का ही पालन किया करते थे। शेरशाह ने सल्तनत कार्य व्यवस्था के आधार पर बहुत सारे विभागों की व्यवस्था की थी, जिनमें से जो पहला विभाग था वो था दीवानी वजारत, जो कि आर्थिक मामलों की देखभाल करता था और इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो वजीर होता था और इसका पद प्रधानमंत्री के समान था और यह अन्य मंत्रियों के कार्यों को भी देखता था। दीवाने आरिज विभाग के अधिकारी को आरिज ममालिक कहा जाता था और सैन्य संबंधी कार्य इस विभाग के अंतर्गत शामिल थे, लेकिन ये न तो सेनापति और न ही सैनिकों की भर्ती करता था। ये जो सारा दायित्व था वो शेरशाह द्वारा ही संपूर्ण किया जाता था। दीवानी रसालत एक प्रकार से विदेश विभाग के समान हुआ करता था और इसके अधिकारी को विदेश मंत्री कहा जाता था। दीवाने इंशा सामान्य प्रशासन विभाग था, जिसके अधिकारी का प्रमुख कार्य सरकारी आदेशों आदि का पालन करवाना और लिपिबद्ध करवाना था। दीवाने काजी एक तरह से न्याय विभाग था और इसके प्रमुख अधिकारी को काजी कहा जाता था। दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था की देखभाल करता था और इसके अधिकारी को वरीदे ममालिक कहा जाता था। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन का विवरण हमें स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन उसने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को अनेक भागों में विभक्त कर रखा था और डॉक्टर कानूनगो का मानना है कि शेरशाह ने अपने राज्य को प्रांतों में विभक्त ना करके सीधा सरकारों अर्थात जिलों में विभक्त किया था, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार प्रांत अकबर से पूर्व भी विद्यमान थे और वहीं डॉक्टर श्रीवास्तव प्रांतों से मिलते जुलते प्रशासकीय खंडों के अस्तित्व की बात करते हैं जो इक्ता कहलाते थे और प्रमुख अधिकारियों के अधीन हुआ करते थे। शेरशाह के समय में फौजी गवर्नरों की नियुक्तियां भी हुआ करती थी और उसने विद्रोह की आशंका को समाप्त करने हेतु बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। अब्बास खां शेरवानी शेरशाह के समय में कुल 66 सरकारों का उल्लेख करता है। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी होते थे, शिकदार ए शिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। शिकदार ए शिकदारान सरकार का अध्यक्ष हुआ करता था और उसका जो मुख्य कार्य था वो था सरकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जबकि मुंसिफ ए मुंसिफान का मुख्य कार्य भू राजस्व से संबंधित मामलों को देखना था। शेरशाह द्वारा प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में भी विभक्त किया गया और अब्बास खां शेरवानी द्वारा शेरशाह के समय में कुल परगनों की संख्या 1,13,000 बताई गई है और हर परगने में शेरशाह द्वारा प्रशासन चलाने के लिए शिकदार, आमील, फौजदार अथवा खजांची और कारकुन नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। शिकदार परगने का अध्यक्ष हुआ करता था और उसका जो कार्य था वो अपने अंतर्गत परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। आमिल या मुंसिफ परगने का भू राजस्व अधिकारी था। फौजदार अथवा खजांची परगने के खजाने का अध्यक्ष होता था और प्रत्येक परगने में दो कारकुन या लिपिक हुआ करते थे, एक हिंदी का ज्ञाता और दूसरा फारसी का ज्ञाता होता था और इनका जो काम था वो हिंदी और फारसी में परगने के भू राजस्व से संबंधित लेखों को लिखना था और हर परगना अनेक ग्रामों से मिलकर बनता था। प्रशासन की न्यूनतम
प्रथम इकाई ग्राम ही थी और गांव के प्रशासन के लिए मुकद्दम हुआ करता था, जो सरकारी कर्मचारी न होकर गांव का ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था और इसका जो पद था वो अवैतनिक होता था। मुकद्दम के अलावा गांव का लेखा जोखा रखने के लिए पटवारी हुआ करता था। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था की। तो शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत अब्बास खां शेरवानी कृत तारीख़ शेरशाही है और इसमें शेरशाह के भू राजस्व सुधारों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तारीख़ शेरशाही के अतिरिक्त अबुल फजल की आईने अकबरी में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था पर जो एक अध्याय लिखा हुआ हमें मिलता है, उससे भी हमें शेरशाह की भू राजस्व सुधारों की जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक के पश्चात शेरशाह ऐसा दूसरा मुस्लिम शासक था जिसने अपने भू राजस्व सुधारों में किसानों के हितों का अधिक से अधिक ध्यान रखा। शेरशाह द्वारा बहुत सारे भू राजस्व सुधार किए गए और शेरशाह के वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो था जमीन पर लगने वाला कर और उसे लगान कहा जाता था। शेरशाह द्वारा लगान व्यवस्था के अंतर्गत किसानों और सरकार के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया गया, जिसे रैयतवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। और शेरशाह का जो सबसे मुख्य भू राजस्व सुधार था वो था विभिन्न फसलों के लिए भूमि करों की दरें स्थायी रूप से निर्धारित कर देना और उनकी एक सूची तैयार कर लेना, जिसे अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में राय के नाम से पुकारा है। शेरशाह के समय में भूमि कर की दरों के निर्धारण के लिए भूमि को 3 वर्गों उत्तम, मध्यम और निम्न में विभक्त किया गया था और तीनों प्रकार की भूमि की औसत उपज मालूम करके उसका 1/3 भूमि कर के रूप में लागू किया गया। केवल मुल्तान में वहां के लंगा राजपूतों के विद्रोही प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। शेरशाह द्वारा लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई गई: बटाई या गल्ला बख्शी, नश्क या मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती या जमाई। इन तीनों प्रणालियों में किसानों द्वारा नकदी व जमाई व्यवस्था को अधिक सराहा जाता था और 3 प्रकार की बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई का भी प्रचलन था। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिहालाना यानी कर संग्रह शुल्क भी देना पड़ता था और इनकी जो दरें थी वो क्रमशः भू राजस्व की 2.5% और 5% थी। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और प्रति भूमि दोनों का नाप करवाया और इस कार्य के लिए उसने अहमद खां की सहायता ली, जिसने हिंदू ब्राह्मणों की मदद से यह काम पूर्ण किया और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 इंच वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय किसानों को सरकार की ओर से पट्टे भी दिए जाते थे, जिसमें किसान की कुल भूमि का ब्यौरा और उसके द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर की दरों का उल्लेख होता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। शेरशाह द्वारा इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा गया कि भू राजस्व अधिकारी किसी भी रूप में किसानों का अनावश्यक शोषण न करें और शेरवानी के अनुसार शेरशाह किसानों के हितों का यहाँ तक ध्यान रखता था कि यदि सेनाओं के गुजरने के दौरान राह में आने वाले किसानों की पैदावार नष्ट हो जाती थी तो उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाता था। शेरशाह सूरी की न्याय और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था और साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी और उसकी न्यायप्रियता बहुत निष्पक्ष और कठोर थी। शेरशाह के काल में लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ जो कि परगने में होता था और सरकारों में मुंसिफ ए मुंसिफान करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय क्रमशः शिकदार और शिकदार ए शिकदारान करते थे।
काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। गांव के मुकदमे ग्राम पंचायतों द्वारा निर्णित हुआ करते थे। शेरशाह की न्याय व्यवस्था बहुत अधिक कठोर थी, जिसमें कैद, कोड़े से पीटना, अंग विच्छेदन और जुर्माना आदि शामिल थे। शेरशाह के समय कोई पृथक पुलिस व्यवस्था नहीं थी। साम्राज्य के विभिन्न अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित किया करते थे। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया, अर्थात जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था वही उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व लेता था। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी और मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया किया करते थे। मुद्रा में सुधार शेरशाह सूरी का अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार था और उसने सोने, चांदी और तांबे के आकर्षक सिक्के चलाए और कालांतर में इन सिक्कों का अनुकरण मुगल सम्राटों द्वारा भी किया गया। शेरशाह ने 180 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया। इसके अलावा उसने चांदी के रुपये के आधे, चौथाई और 16 भाग के भी अनेक सिक्के चलाए। उसके शासनकाल में कुल 23 टकसालें थी। उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद और टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया। शेरशाह द्वारा सोने के सिक्के भी जारी किए गए जो अशरफी कहलाई और उसकी अशरफी के 3 वजन होते थे, 166.4 ग्रेन, 167 ग्रेन और 168.5 ग्रेन। शेरशाह के रुपये के विषय में स्मिथ ने कहा कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह सूरी की अगर सैन्य व्यवस्था की हम बात करें तो शेरशाह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की भांति विशाल स्थायी सेना का संगठन किया गया और सैनिकों की भर्ती, वेतन की समय पर अदायगी और सैनिकों की तरक्की जैसे मामलों में शेरशाह द्वारा स्वयं ध्यान दिया जाता था और वह उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखता था, उन्हें अपने सामने आने देता और उन्हें संतुष्ट रखने का हर संभव प्रयत्न करता रहता था। शेरशाह ने सैनिकों को नकद वेतन दिया, हालांकि सरदारों को जागीरें भी दी जाती थी। उसने सेना में बेईमानी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथाओं को भी अपनाया था और सेना को कई भागों में उसने विभक्त किया और प्रत्येक भाग एक योग्य सेनापति के अधीन कर दिया। सेना में कठोर अनुशासन रखा जाता था। शेरशाह ने डाक चौकी और गुप्तचर विभाग का संगठन कर उसे दरोगा ए डाक चौकी के अधीन रखा और इसके अंतर्गत अनेक समाचार लेखक थे जो साम्राज्य के प्रत्येक भाग से प्राप्त समाचारों का संकलन किया करते थे। प्रत्येक सराय पर संवाददाताओं के लिए 2 घोड़े रखे जाते थे और इस प्रकार सब सरायों में मिलाकर देश के प्रत्येक भाग से नित्य खबर पहुंचाने के लिए उसने 3400 घोड़े नियत कर दिए थे। प्रजा की रक्षा के लिए वो अपने अमीरों की प्रत्येक टुकड़ी के साथ विश्वास पात्र गुप्तचर भी भेजा करता था। इसके अलावा समस्त प्रमुख नगरों में उसने गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे जो सरदारों, उनके सैनिकों और जनता से गुप्त रूप से समाचार पाकर उसे शेरशाह के पास भेजते थे। यह विभाग इतनी कुशलता से कार्य करता था कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घटना का पता लगने से पहले ही शेरशाह को उसका पता चल जाता था। शेरशाह की शासन व्यवस्था की सफलता काफ़ी हद तक उसकी गुप्तचर प्रणाली पर ही निर्भर थी। शेरशाह द्वारा अपने शासनकाल में वाणिज्य व्यापार को भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया। उसने स्थान स्थान पर लिए जाने वाले विभिन्न करों को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर केवल 2 ही स्थानों पर करों को लागू किया। एक कर तब लिया जाता था जब व्यापारिक वस्तु उसके राज्य की सीमा में प्रवेश करती थी और दूसरा कर बिक्री के स्थान पर लिया जाता था। व्यापारियों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध शेरशाह द्वारा किए गए और शेरशाह ने आदेश दिया कि यदि किसी यात्री या व्यापारी की राह में मृत्यु हो जाए तो उसके माल पर किसी के द्वारा कब्जा न किया जाए। शेरशाह सूरी द्वारा बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण कार्य भी करवाए गए और उसके द्वारा लगभग 1700 सरायों और 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया गया। डॉक्टर कानूनगो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है और ये जो सराय थी वो यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल का कार्य तो करती ही थी, साथ ही डाक चौकियों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता था। शेरशाह द्वारा जो निर्मित 4 प्रमुख सड़कें थीं उनमें से पहली
पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, जिसे सड़के आजम कहा जाता था और वर्तमान में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक और तृतीय सड़क आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। शेरशाह द्वारा निर्मित इमारतों में जो सबसे मुख्य इमारत है वो उसका स्वयं का मकबरा है, जो उसने अपने जीवन काल में ही सासाराम में स्थित झील के बीचों बीच निर्मित करवाया था। शेरशाह द्वारा दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह नामक महल को तुड़वाकर उसकी जगह शेर मंडल किले का निर्माण करवाया गया और इस किले के अंदर उसने किला एक कुन्ह नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। शेरशाह द्वारा पंजाब में झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया। शेरशाह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को दान देता रहता था। दान वो आवश्यकता के अनुरूप ही देता था। उसने बहुत सारी दानशालाओं की भी स्थापना की थी। उसने अनेक पाठशालाएं खुलवाई और उच्च शिक्षा हेतु अनेक मदरसे भी खुलवाए और वह योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी देता था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो समय के अनुकूल और उच्च कोटि की थी और प्रशासन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि लेने के कारण वो सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करने में सफल रहा, ताकि उसकी जनता का भला हो सके और साम्राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने पिता का स्नेह पात्र न होते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति और योग्यता के बल पर ही वो सफलता के शिखर तक जा पहुंचा। शासक बनने के पश्चात उसे मात्र 5 वर्ष राज्य करने का अवसर मिला। इस अल्पकाल में उसने न केवल अपना साम्राज्य विस्तार किया बल्कि उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना भी की। हालांकि वो स्वयं इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, लेकिन उसने राजनीतिक मामलों में धर्म का समावेश नहीं किया और उसने हिंदू जनता पर अत्याचार भी नहीं किए। शेरशाह ने जिस राष्ट्र निर्माण की नीति को प्रारंभ किया उसी को अपनाकर अकबर महान बन गया और यही वजह है कि शेरशाह की तुलना अकबर से करते हुए अनेक विद्वानों ने उसे अकबर का पूर्वगामी